अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आप जानते हैं कि ये कोर्स जो है ये NCERT CBSE लेवल का है। अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमें क्या जानना होता है। तो पहली चीज़ जो हमने समझनी है यहाँ पे वो ये है कि जो डेफिनेशंस हमारी होती है वो टाइम के साथ साथ तब्दील हो जाती है। तो टाइम पीरियड जब बदलता है तो डेफिनेशंस भी बदल सकती है। तो इसी तरह जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स है वो अपने अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमने अपने जहन में रखना है कि टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज हो सकती है डेफिनेशन, और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं। तो अब हमारा एलिमेंट्री कोर्स है तो हमने कौन सी डेफिनेशंस को याद करना होता है, समझना होता है, तो उन पे हम आते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली ये 4 डेफिनेशंस है जिनको डिस्कस हमने करना होता है। एक है वेल्थ डेफिनेशन जिसको एडम स्मिथ ने प्रोपाउंड किया है। दूसरा है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जिसको अल्फ्रेड मार्शल ने पुट फॉरवर्ड किया है। तीसरा है स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ये लायनल रॉबिन्स की है। चौथी डेफिनेशन जो है वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसको मॉडर्न डेफिनेशन भी कहते हैं, तो ये पॉल ए सैमुअलसन की डेफिनेशन है। तो ये 4 डेफिनेशंस हमको समझनी होती है और हम शुरू करते हैं विद वेल्थ डेफिनेशन। तो जो एडम स्मिथ है जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है उनको कहा जाता है ही इज़ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसको हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ये पूरा नाम यही है। तो ये जो नाम है इस नाम से ही डेफिनेशन ली गई है एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स एक इंक्वायरी है। क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है? यानी कि एक जांच पड़ताल है। किस चीज़ की जांच पड़ताल है? एनालिसिस किस चीज़ की है? कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर एंड कॉजेज। नेचर एंड कॉजेज किसके? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि वेल्थ जो कौमों की होती है, मुल्कों की होती है, कंट्रीज़ की होती हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली कंसर्न विद वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ का नेचर क्या है और वेल्थ की वजह क्या बन सकता है, किस तरह वेल्थ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो ये उन सब चीज़ों के बारे में एक इंक्वायरी है, ये उसी के रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। तो अब आपने ये समझा होगा कि इसको हम वेल्थ डेफिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फोकस है दैट इज़ ऑन वेल्थ ऑफ नेशंस। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अबाउट वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो ये डेफिनेशन है एडम स्मिथ की। अब इसका अपना क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म क्या है वो हमने समझना है। देखिए एक जो इस पे तनकीद की गई है वो ये है कि भाई आप जो है वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, वेलफेयर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बस वेल्थ होना काफ़ी नहीं है, वेलफेयर में और सारी काफ़ी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपके पास काफ़ी जो है मनी होगा, ठीक है, लेकिन आपके मुल्क में जो है अब अगर कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। या फिर आपके मुल्क में जो है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास वेल्थ तो है लेकिन आपके पास वेलफेयर नहीं है। तो इसी तरह अगर एक मुल्क में डिप्रेशन ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम्स और कुछ ज़्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है बस मनी होगा तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए बस वेल्थ पे फोकस करना ठीक बात नहीं है। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म इसका है वो ये है कि भाई जब आप कहते हैं कि ये वेल्थ के बारे में है तो वेल्थ तो बस कम लोगों के पास होती है, सब लोगों के पास थोड़ी वेल्थ होती है। उन दिनों तो बिल्कुल ही वेल्थ कुछ लोगों के पास होती थी, बाकी सब लोग जो है वो गरीब होते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सोसाइटी है इसका एक छोटा हिस्सा है जिसके पास वेल्थ है तो बस हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो वी आर ओनली कंसर्नड विद द वेल्दी पीपल। तो इसलिए ये सही बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो है सबके सब लोग आने चाहिए, उनके कंसर्न्स, उनके वेलफेयर, उनकी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होनी चाहिए थी। लेकिन एडम स्मिथ जब कहते हैं कि ये वेल्थ के बारे में है तो इसका मतलब है कि ये बस वेल्दी लोगों के साथ कंसर्नड है। तो ये दूसरी वजह है। और तीसरा जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि
इसको कुछ स्कॉलर्स जैसे थॉमस कैरलाइल है उसको उन्होंने इसको जो है डिस्मल साइंस कहा। डिस्मल साइंस का मतलब है मायूस कुन एक साइंस। तो मायूस क्यों कहते थे वो इसको पिग साइंस भी कहते थे। तो क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि वो कहते थे कि बस दौलत के पीछे पड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है, दौलत के अलावा भी इंसान के एथिक्स होने चाहिए, सही वैल्यूज़ होने चाहिए, वो सब भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर एक साइंस हम बनाएंगे जिसमें बस पैसा पैसा दौलत दौलत बस सरमाया बस इसी चीज़ पे फोकस होगा तो वो तो अच्छी बात नहीं है। और इसमें बस वेल्थ का जब हम कंसर्न लेते हैं तो बाकी सब लोग तो नेगलेक्ट हम करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स उनके पामाल तो नहीं हो रहे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ करता था। तो इसलिए वो इसको पिग साइंस कहते थे, डिस्मल साइंस कहते थे। तो ये रही बात पहली डेफिनेशन की जो एडम स्मिथ ने दी है, जिसका नाम वेल्थ डेफिनेशन हमने रखा यानी कि रखा गया है। अब दूसरी डेफिनेशन पे आइए, ये दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने एक बुक लिखी 1890 में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहले तो इकोनॉमिक्स अब बदनाम हो गया था क्योंकि इसको डिस्मल साइंस कहा जाता था। अब इन्होंने इसको थोड़ा इम्प्रूव किया अल्फ्रेड मार्शल ने। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो अब आप समझ सकते हैं कि एडम स्मिथ का जो मतलब निकलता था उनकी डेफिनेशन से वो यही था कि बस कुछ लोगों का जो वेल्दी है उनके बारे में हम कंसर्न है कि उनकी वेल्थ में कैसे इजाफा होता है या मुल्कों की कंट्रीज़ की वेल्थ में कैसे इजाफा होता है। लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने कहा नहीं, ये तो बाय स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, इसमें पूरा मैनकाइंड इन्वॉल्व होता है। और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो आम वो ज़िंदगी गुजारते हैं, कॉमन जो उनकी ऑर्डिनरी लाइफ है उसके बारे में यानी कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। ये बस एक वेल्थ क्रिएशन के बारे में नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं या सोसाइटी के लेवल पे हम देखेंगे। अब ये तो एक्शंस करते हैं, ये तो काम करते हैं, ये तो एंगेजमेंट्स इनकी होती हैं। तो वो एंगेजमेंट्स कौन सी एंगेजमेंट्स? विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेलबींग, यानी कि एंगेजमेंट्स या एक्शंस जिनका ताल्लुक है जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स इंसानों के है उनके साथ है। यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं इंसानों के बारे में जो वो आम ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारा कंसर्न वो काम उनके हैं, वो एक्टिविटीज़ उनकी हैं जिनके ज़रिए से वो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफ़िल करते हैं। जो उनको ज़िंदगी जीने के लिए चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो कैसे वो हासिल करते हैं। तो वो चीज़ हम स्टडी करते हैं किस में? यानी कि इकोनॉमिक्स में। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ और रिक्वायर्ड्स ऑफ वेलबींग किस तरीके से ये हासिल करते हैं वो चीज़ हम स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो फोकस है वो किस चीज़ पे है? वो है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेलबींग, इसलिए इसको मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन का नाम दिया गया है। ओके, आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि भाई वेलफेयर तो बस मटेरियल वेलफेयर नहीं है। तो इसमें तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि आपके पास अगर मटेरियल थिंग्स होंगी लेकिन अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके पास जो है पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, अगर आपके पास जो है बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी जो मटेरियल चीज़ों में नहीं आती, जिनको आप ख़रीद नहीं सकते हैं, तो फिर तो आपका वेलफेयर मुकम्मल नहीं हो सकता है। लेकिन इस डेफिनेशन में बस फोकस किया गया है मटेरियल वेलफेयर पे, जो ठीक बात नहीं है। बाकी सब चीज़ें भी इसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए वेलफेयर की। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने वो एक्टिविटीज़ कही हैं जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वो है कि नॉट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड। सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं की गई हैं, बस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट की हैं जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए इंसान करता है, ठीक है। तो ये दूसरी एक इसकी वीकनेस है जो हाईलाइट की गई है इकोनॉमिस्ट्स के ज़रिए से। तो ये रही हमारी दूसरी डेफिनेशन। अब हम अपनी तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं। इसको पुट फॉरवर्ड किया है लोयनल रॉबिन्स ने और उन्होंने एक बुक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसी चीज़ पे किताब लिखी कि भाई ये इकोनॉमिक साइंस की इसका नेचर क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसलिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो बहुत ही ज़बरदस्त डेफिनेशन तस्वूर की जाती है और अभी भी इसका बड़ा ही इस्तेमाल
किया जाता है। तो अब हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक पूरा साइंस का रुतबा दिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें ये वो साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि कंट्रीब्यूशन है इनका, कि इन्होंने कहा कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, कुछ खास किस्म के एंगेजमेंट्स को नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को इसमें स्टडी किया जाता है। अब कब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट और पस मंज़र में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, वो चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। देखिए, आपके पास जो है एंड्स होते हैं। एंड्स का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, आपकी वांट्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी एक तरफ से तो वांट्स है, ठीक है, तो ये वांट्स है। एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स और ये मीन्स का मतलब रिसोर्सेज, मीन्स का मतलब रिसोर्सेज। अब ये मीन्स और रिसोर्सेज, इनकी खसूसियत क्या है? ये स्कार्स है, यानी ये लिमिटेड है, और इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो ये दो चीज़ों पर फोकस कीजिए। तो एक तरफ से तो आपके एंड्स है, दूसरी तरफ से आपके मीन्स हैं। एंड्स का मतलब क्या है? वांट्स आपकी, और मीन्स का मतलब क्या है? आपके रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ज़रिए से आप अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं। अब ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर हम तब स्टडी करते हैं जब इंसान जो अपने एंड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, जो इसके पास मीन्स है, रिसोर्सेज है, उनके ज़रिए से इसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चॉइसेस करनी पड़ती हैं, इसका बिहेवियर जाहिर होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम यानी कि इस बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, कब स्टडी करते हैं? जब एक इंसान कोशिश करता है अपने वांट्स को फुलफिल करने की, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए से, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो जिस साइंस में हम ये ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये रही डेफिनेशन ऑन पार्ट ऑफ लायनल रॉबिन्स। ठीक है, इसलिए चूंकि यहाँ पे स्कार्सिटी काफ़ी सेंट्रल कंसेप्ट है, इसलिए इसको स्कार्सिटी डेफिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि भाई यहाँ पे तो बस कंसर्न है चॉइस मेकिंग के बारे में, यानी कि यहाँ पे हम बस कंसर्नड इस चीज़ से है कि भाई आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स है फॉर एग्जांपल, तो चॉइस कैसे होती है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बस इस चीज़ को हम फोकस करते हैं। बाकी जो बहुत और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे उनका हमारे पास कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट इस हिसाब से बन जाता है, जैसे कि एक साइकोलॉजी का ब्रांच बन जाता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे फैसले करते हैं अपने। तो इसलिए ये ठीक बात नहीं है। ये एक बड़ा साइंस होना चाहिए जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आनी चाहिए। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसमें वेलफेयर को कंसिडर नहीं किया गया है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें बस ये देखा गया कि ह्यूमन बींग्स कैसे चूज़ करते हैं। तो इससे ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि भाई वेलफेयर में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस ये काफ़ी नहीं है समझना कि ह्यूमन बींग्स कैसे चूज़ करते हैं, ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स अपना वेलफेयर कैसे इंश्योर करेंगे, तो वो चीज़ जो है इस डेफिनेशन से हाईलाइट नहीं होती है। बस एक चीज़ पे फोकस होता है कि भाई चॉइस कैसे की जाती है ह्यूमन बींग्स के ज़रिए से, कि वो मीन्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने एंड्स को हासिल करने के लिए। ओके, तो ये रही हमारी तीसरी डेफिनेशन और उसका क्रिटिसिज्म। अब हम आते हैं चौथी डेफिनेशन पे, जो पॉल ए सैमुअलसन की हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। उनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने डेफिनेशन दी है कि लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, इसको भी अगर आप याद करेंगे तो अच्छी बात होगी आपके लिए, क्योंकि आपका डेफिनेशन का पोर्शन तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको एलॉबरेट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर इसको एलॉबरेट करूँ, और जो इससे पहले वाला लेक्चर है हमारा उसको भी आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसके ज़रिए से आपको ये डेफिनेशन बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एनीवेज, मैं ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, सब्जेक्ट है, तो वो तो हम जानते हैं। अब इस सब्जेक्ट में क्या होता है, हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग। तो इसका मतलब है कि भाई देखिए, ह्यूमन बींग्स है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे या आप कलेक्टिव लेवल पे जाएंगे, तो इनको तो चॉइस करनी पड़ती है, जो अभी भी हम बात कर रहे थे।
चॉइस है, ये कैसे एक्सरसाइज करते हैं। तो जब ये चॉइस करते हैं तो इसमें पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, मनी इन्वॉल्व हो सकता है, या मनी इन्वॉल्व ना हो। जब आप खरीदते हैं कोई चीज़ तो मनी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन हमेशा मनी इन्वॉल्व होगा ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी को कोई और चीज़ देंगे तो इसलिए मनी इन्वॉल्व भी हो सकता है, मनी इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता है। तो अब चॉइस किस चीज़ के बारे में है? चॉइस इस चीज़ के बारे में है टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अगेन हम आते हैं किस पे? रिसोर्सेज पे आते हैं जो स्कार्स है, ओके, और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की हुई है लास्ट लेक्चर में। तो ये कैसे इनको एम्प्लॉय करेंगे इसके बारे में इनको चॉइस करना है, ठीक है। अब ये चॉइस करेंगे, इनको एम्प्लॉय करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़, ताकि ये क्या बनाएंगे? ये कमोडिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। ओवर टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपने कमोडिटीज़ बनानी है। एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप कमोडिटीज़ बनाएंगे, इनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है? ताकि ये कंज्यूम हो जाए, ठीक है। अब कंजप्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ और इन फ्यूचर, कंजप्शन आज की हो सकती है या फिर मुस्तकबिल में हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक डैम बनाते हैं तो उसको आप 15 साल के बाद जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप एक अगर फॉरेस्ट लगाएंगे तो रातों रात तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको टाइम लगेगा, बाद में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी अभी तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कमोडिटीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन इसको मुस्तकबिल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अमंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको अमंग वेरियस पर्सनस एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो ये कमोडिटीज़ जो आपने बनाई, इनको आपने ग्रुप्स में आप या इंडिविजुअल्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बात इसने यहाँ पे कही। तो सोसाइटी को यही फैसले करने पड़ते हैं कि भाई कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, कैसे कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया जाए, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये फैसले सोसाइटी को करने पड़ते हैं, और यही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये फरमाते हैं कि इट एनालाइजेज कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, तो ये कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स को एनालाइज करता है। अब किस चीज़ के बारे में कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स? इम्प्रूविंग द पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ये जो रिसोर्सेज आपके पास है, इनका आप इस्तेमाल करते हैं, एलोकेट इनको आप करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में इनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि इनको इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए आप डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट तरीक़ों का उनको खोजने की कोशिश करते हैं। और जब आप डिफरेंट तरीके खोजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि भाई ये जो नए नए तरीके हम ढूंढ रहे हैं, इनके कॉस्ट्स क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर फिर बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे कॉस्ट से, तो आप नया तरीका जो है वो डिवाइस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करेंगे, टेक्निकल इंप्रूवमेंट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें आगे आप स्टडी करेंगे। बहरहाल तो ये कोशिश होती है कि भाई हम इम्प्रूव करेंगे पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, उसके लिए काम जो है वो किया जाता है, और इसी चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में से एक डेफिनेशन है। काफ़ी सारी डेफिनेशंस इसमें आती है, तो एक डेफिनेशन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में 4 डेफिनेशंस को यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आपने ये चारों डेफिनेशंस अच्छे से समझी होगी। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।